टू फिंगर टेस्ट एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार मामला मेघालय से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट इतनी नाराज हो गई कि 2013 में बैन हुए इस टेस्ट जो रेप पीड़िताओं के ऊपर होता था, ये टेस्ट, इसको 2013 में बैन कर दिया गया था। क्या हुआ ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गई मेघालय सरकार के ऊपर, और क्या होता है टू फिंगर टेस्ट, और अब क्या प्रक्रिया है, इस बारे में पूरी बात मैं आपके सामने रखूंगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह। इस बार मामला मेघालय से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉस्को एक्ट के तहत दोषी व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए मेघालय में दुष्कर्म पीड़िता पर टू फिंगर टेस्ट करने पर फटकार लगाई थी। पॉस्को एक्ट के दोषी का दावा था कि पीड़िता का टू फिंगर टेस्ट किया गया था। इस मामले में मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब जवाब दिया है कि राज्य में टू फिंगर टेस्ट बैन है। यौन शोषण की शिकार हुई महिला का यह टेस्ट किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि महिला सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं, यानी यौन संबंध वो लगातार बना रही है, यौन संबंध बनाती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को 2013 में ही बैन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए मेघालय सरकार से पूछा था, क्या अभी भी टू फिंगर टेस्ट आप कर रहे हैं? आखिर ये टू फिंगर टेस्ट क्या होता है जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है? टू फिंगर टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में दो उंगलियां डालकर उसकी वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है। इसके जरिए डॉक्टर ये पता लगाते हैं कि महिला यौन रूप से सक्रिय यानी कि संबंध बनाने की आदी है या नहीं। इस टेस्ट के जरिए प्राइवेट पार्ट के भीतर एक पतली झिल्ली को जांचा जाता है जिसको हाइमन कहते हैं। अगर हाइमन होता है तो पता चलता है कि महिला यौन संबंध बनाने की आदी नहीं है, लेकिन हाइमन को अगर नुकसान पहुंचा होता है तो इससे महिला के यौन संबंध बनाने के आदी होने की बात सामने आती है। इसके जरिए डॉक्टर ये भी पता लगाती हैं कि महिला यौन रूप से सक्रिय है या नहीं। हालांकि विज्ञान इस तरह के परीक्षण को पूरी तरह नकारता है। विज्ञान महिलाओं की वर्जिनिटी में हाइमन के इंटैक्ट होने को महज एक मिथ मानता है। मेडिकल साइंस इस बात पर जोर देती है कि हाइमन का फटना कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि खेलकूद, साइकिल चलाना या फिर टैम्पोन का इस्तेमाल। यह जरूरी नहीं है कि हाइमन का फटना सिर्फ सेक्सुअली एक्टिव होने की वजह से हो। इसलिए टू फिंगर टेस्ट को किसी भी तरह की वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। टू फिंगर टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ही रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये होता रहा। झारखंड में शैलेंद्र कुमार राय के मामले में टू फिंगर टेस्ट के आधार पर ही झारखंड हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने झारखंड सरकार की अपील को सुना, जिसमें झारखंड हाई कोर्ट ने शैलेंद्र कुमार उर्फ पांडव राय को बरी कर दिया था। झारखंड सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शैलेंद्र राय को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये धारणा गलत है कि यौन रूप से सक्रिय महिला का रेप नहीं हो सकता है, और चेतावनी दी कि अगर अब कोई ऐसा करेगा यानी टू फिंगर टेस्ट, तो उसे दोषी ठहराया जाएगा। केंद्र और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस परीक्षण को अवैज्ञानिक बताया था, और मार्च 2014 में मंत्रालय ने रेप पीड़िताओं की देखभाल के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें सभी अस्पतालों में फॉरेंसिक और मेडिकल जांच के लिए एक विशेष कक्ष बनाने को कहा गया था, और टू फिंगर टेस्ट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब अगला सवाल ये उठता है कि अब टू फिंगर टेस्ट पर अगर रोक लग गई है तो ये कैसे पता लगेगा कि किसी भी महिला के ऊपर यौन हिंसा या रेप हुआ है या नहीं। अब नए जो गाइडलाइन है उसके अनुसार इसके लिए पीड़ित महिला की फॉरेंसिक जांच की जाती है, लेकिन इसके लिए उसकी सहमति जरूरी है। यौन हिंसा के मामले में अगर महिला खुद से डॉक्टर के पास जाती है तो उसकी जांच करने से मना नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, अगर पीड़िता पुलिस में शिकायत नहीं करना चाहती है और अपनी जांच करवाना चाहती है तो भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर पीड़िता सहमति देने की स्थिति में नहीं है तो रिश्तेदारों से सहमति ली जाती है। ऐसे मामले में डॉक्टर पीड़िता के कपड़ों, सिर के बाल, प्यूबिक हेयर, शरीर पे लगी हुई दूसरी चीज़ें जैसे लार, प्राइवेट पार्ट के सैंपल, मुंह से लिए गए सैंपल, खून के सैंपल लेते हैं। इसके अलावा पीड़िता के शरीर पे चोट के निशान, उसे शराब या नशीला पदार्थ दिया गया था या
किसी हथियार का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, ये सारी बातें नोट की जाती हैं। अगर पीड़िता कई हफ्तों के बाद आती है तो उससे पूछा जाता है क्या यौन हिंसा के बाद उसने सेक्सुअल रिलेशन बनाया था या नहीं। इसी तरह स्पर्म का पता लगाने के लिए वजाइना का स्वैब लेते समय भी पीड़िता से पूछा जाना चाहिए कि हिंसा के 1 हफ्ते पहले उसने सेक्सुअल रिलेशन बनाया था या नहीं, क्योंकि ऐसे मामले में स्पर्म एक बड़ा एवं अहम सबूत होता है। इसके अलावा ये भी जांच किया जाता है कि महिला के साथ किस तरह की यौन हिंसा हुई है, यौन हिंसा के समय कंडोम का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। सारी बातें ध्यान से लिखी जाती हैं। बाद में शरीर के पे मिले हुए सैंपल और आरोपी के सैंपल का मिलान किया जाता है। टू फिंगर टेस्ट जो होता था उसको प्राइवेट पार्ट में 1 या 2 उँगलियां डालकर वर्जेंटी टेस्ट किया जाता था, जो कि अब नहीं होता है। अब तो ये ऊपर जो मैंने बताया वो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस टेस्ट के माध्यम से ये पता लगाना होता था कि महिला के शारीरिक संबंध बने हैं या नहीं। टू फिंगर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह वैज्ञानिक है और पीड़िताओं को फिर से प्रताड़ित करने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि टू फिंगर टेस्ट समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गाइडलाइन जो जारी किए थे, निर्देश दिए थे, तो 2014 में गाइडलाइन आ गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों से ऐसे मामलों में ज़्यादा संवेदनशील होने की जरूरत पर भी निर्देशित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये सूचित कर दिया है कि हमारे यहाँ टू फिंगर टेस्ट पे रोक लगी हुई है, इसका पालन न करने वाले पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मेघालय सरकार की ओर से उनके एडवोकेट जनरल अमित कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 27 जून 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी कर पूरी तरह से ऐसे टेस्ट पर बैन लगा दिया है। इस मामले में जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने मेघालय में दुष्कर्म पीड़िता के टू फिंगर टेस्ट पर मेघालय सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। ये है पूरा टू फिंगर टेस्ट जिस पर अब बैन लग गया है। बैन लगा हुआ है 2013 से ही मेघालय में हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुई। ये इसके बारे में मैंने आपसे बताया और मैंने ये भी बताया कि अब क्या प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं।